दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड 360 में। और इससे पहले हमने अक्टूबर के जो करंट अफेयर्स देखे थे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हमने वहाँ पे चर्चा करी थी, तो ये इसका पार्ट 2 है। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे के जो प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं हमारे लिए। तो वीडियो को जरूर आप पूरा देखें। और कुछ प्रश्न मैंने वहाँ पे पूछे थे, आपके द्वारा कमेंट भी नहीं किया गया, तो आप एक बार जरूर पहले वीडियो को देख लीजिए और वहाँ पर जो मैंने प्रश्न पूछे थे एक बार उन पर फोकस कर लीजिए। तो देखिए यहाँ तक हमारा हो गया था। अब देखिए 16वां प्रश्न है यहाँ पे, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत को 132 देशों की सूची में कौन सी रैंकिंग दी गई है। देखिए हम यहाँ पे केवल वन लाइनर के रूप में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे, और जो चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा जरूर आप नोट कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक, तो इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसको 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर हम बात करें दोस्तों 2015 की, 2015 में भारत इसमें बहुत पिछड़ा, 81वें स्थान पे। 2020 की बात करें अगर हम, 2021 की सॉरी, तो 46वें स्थान पे था। और अब 2022 में भारत 40वें स्थान पे आ गया, तो 46 से 40, तो 6 अंकों की यहाँ पे भारत ने सुधार किया है। अगर हम बात करें इस इंडेक्स की, थोड़ा डिटेल में देखेंगे, यहाँ पे पहला स्थान किसको मिला है, तो पहला स्थान स्विट्जरलैंड को मिला है। ये जरूर आप ध्यान रखेंगे, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को। ठीक है, और इसकी हम बात करें कि इंडेक्स शुरू कब से हुआ था। देखिए भारत की जो रैंक में वृद्धि हो रही है हर साल, उसका कारण है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं का निर्यात। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं में भारत क्या कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो जिसके कारण भारत इसमें क्या कर रहा है, बढ़त बना रहा है, अच्छी रैंक ला रहा है। अगर हम बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कब शुरू हुआ था, तो ये 2007 में शुरू हुआ था। ध्यान रखेंगे कब शुरू हुआ था, 2007 में शुरू हुआ था। और प्रति वर्ष देखिए निकलती है रिपोर्ट, और ये किसके द्वारा प्रकाशित होती है, वीपो के द्वारा, WIPO। आपने सुना होगा नाम, आपने जो ल्यूसेंट है, विविध है, वहाँ पे आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, वीपो के बारे में, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1967 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है। अगर हम बात करें विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। और ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। देखिए वीपो की स्थापना कई बार पूछ लेता है। ठीक है, ये ऐसे प्रश्न है, विविध मिसलेनियस प्रश्न है, तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनकी स्थापना पूछता है, उनके मुख्यालय पूछता है, कई बार ये पूछ लेता है कि उसमें कितने देश शामिल है, कितनी कंट्री उसमें शामिल है। तो यहाँ पे स्थापना वीपो की 1967, ध्यान रखेंगे, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड, और भारत 1975 में वीपो का सदस्य बना था। ये काफ़ी डीप प्रश्न हो जाएगा, लेकिन अगर लिखना चाहते हैं तो भारत 1975 में इसका क्या बना था, सदस्य बना था। तो देखिए कहाँ से कहाँ यहाँ पे कहानी चली गई। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के बारे में हम देख रहे थे, और यहाँ से हम सीधे वीपो में चले गए, क्योंकि वीपो ही इसको हर साल क्या करता है, प्रतिवर्ष प्रकाशित करता है। तो 40वां स्थान आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं हम डायरेक्ट, मैं इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पे उत्तराखंड 360 में भेज दूंगा, और हमारी ऐप भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, उत्तराखंड 360। तो वहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, इसको डाल दूंगा, इस PDF को। वीडियो भी आपको ऐप पर उपलब्ध हो जाएंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे 20वां प्रश्न है। यहाँ पे मैं केवल उन प्रश्नों पे बात कर रहा हूँ जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स की तरफ हमें इतना ज़्यादा झुकाव नहीं रखना है। हाल ही में राष्ट्रीय वन्य जंतु बोर्ड ने उत्तराखंड के किस क्षेत्र में रोपवे निर्माण को स्वीकृति दी, तो इसका आंसर है सीधे सीधे केदारनाथ। ठीक है, केदारनाथ को क्या कि यहाँ पर क्या मिला है, यहाँ पे निर्माण को, रोपवे निर्माण की स्वीकृति मिली है। लगभग 13 किलोमीटर का ये रोपवे है, और सोनप्रयाग से केदारनाथ तक। ठीक है, तो केदारनाथ आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, हाल ही में किस नदी पर मुख्यमंत्री द्वारा धारचूला के मल्ला छारछुम में डबल लेन मोटर पुल का शिलान्यास किया गया था। तो देखिए बहुत आसान प्रश्न है। देखिए उत्तराखंड के, देखिए पत्रिका है दृष्टि करंट अफेयर्स, ये मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था। देखिए अब यहाँ पे प्रश्न कुछ ऐसे नदियों के नाम भी हो सकते थे जो उत्तराखंड से रिलेटेड है। ठीक है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता था, लेकिन सीधे सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा, काली नदी हो जाएगा। तो इतना टफ नहीं है। तो यहाँ पे काली नदी पर क्या हो गया, एक डबल लेन मोटर पुल का शिलान्यास हो गया। थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। देखिए भारत नेपाल सीमा, देखिए भारत नेपाल सीमा की अगर हम बात करें, थोड़ा मैप के हिसाब से बताता तो अच्छा रहता। बस ये थोड़ा अक्टूबर के पुराने हो गए करंट अफेयर्स, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। नवंबर से मैं अपने आप जो हैंड रिटन मेरे नोट्स होंगे वहीं से मैं आपको करंट अफेयर्स करवाऊंगा, और साथ ही साथ दृष्टि की इस बुक के करंट अफेयर्स भी करवाऊंगा। तो भारत नेपाल सीमा पर उत्तराखंड राज्य में देखिए टनकपुर से हम क्या करते हैं, नेपाल जा सकते हैं। मात्र टनकपुर में ही क्या था, वो था सॉरी गला खराब, टनकपुर में क्या था हमारा लेन मोटर पुल था, लेकिन अब कहाँ पर हो गया है, हमारे पिथौरागढ़ में भी हो गया। इस प्रकार पिथौरागढ़ का ये पहला डबल लेन मोटर पुल होगा। तो इस प्रकार अब हम नेपाल कहाँ कहाँ से जा सकते हैं, टनकपुर बनबसा वाला रास्ता आपको पता है कि वहाँ से भी जा सकते हैं, और एक यहाँ पे धारचूला के मल्ला छारचुम से
जा सकते हैं। तो इससे अब क्या होगा, भारत और नेपाल के बीच में व्यापारिक संबंध अच्छे होंगे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, झूला घाट में भी क्या है, एक पुल है जहाँ से हम जाते हैं नेपाल के लिए, लेकिन देखिए वहाँ पे गाड़ी नहीं चलती है। यहाँ पे क्या, डबल लेन मोटर पुल, यहाँ पे छोटे वाहन बड़े वाहन चल सकेंगे। जो झूला घाट का पुल है, पिथौरागढ़ वाले कन्फ्यूजन ना हो, जो झूला घाट का पुल है वहाँ पे गाड़ी जाने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ से हमें पैदल ही जाना पड़ता है। तो इस प्रकार पिथौरागढ़ का पहला डबल लेन मोटर पुल हो चुका है, कहाँ पे, धारचूला में। तो ये प्रश्न अच्छा हो सकता है। अगला है यहाँ पे प्रश्न, जो मैं महत्वपूर्ण प्रश्न में बात करूँगा, ठीक है, 25, हाँ ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अटॉर्नी जनरल, हाँ देखिए 28वां प्रश्न है, हाल ही में भारत का किसे अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया। तो भारत का महान्यायवादी किसको नियुक्त किया गया, वेंकट रमणी को नियुक्त किया गया। और किस अनुच्छेद के तहत हम अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी की नियुक्ति होती है, तो अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति होती है और राष्ट्रपति इसकी इनकी क्या करता है, नियुक्ति करता है। यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के सामने आता है कि पहला महान्यायवादी कौन था। तो ध्यान रखेंगे MC सीतलवड़ी। ऐसे प्रश्न है दोस्तों जो गलत नहीं होने चाहिए एग्जाम में, विविध प्रश्न हैं और ये बहुत ही आसान प्रश्न है। तो पहले महान्यायवादी जरूर आप ध्यान रखेंगे MC सीतलवाड़ी। क्या, सीतलवाड़ी। M से हो गया आपका मोतीलाल, C से चिमनलाल और सीतलवाड़ी। इनकी एक विशेषता है, देखिए क्या विशेषता, कि सबसे ज़्यादा लंबे समय तक ये महान्यायवादी रहे। जो ये हमारे पहले न्यायवादी महान्यायवादी है ना, MC सीतलवाड़ी, ये सबसे ज़्यादा लंबे समय तक महान्यायवादी रहे, 1950 से लेके 1963 तक। तो 13 साल तक ये क्या रहे, महान्यायवादी रहे हैं। तो ये प्रश्न आपको लिख लेना चाहिए अगर जिनको नहीं पता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में GST बिल को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड ने कौन सी ग्राहक ऑनलाइन पुरस्कार योजना प्रारंभ की है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान हो जाएगा ये। तो इसमें बिल लाओ और इनाम पाओ नामक एक यहाँ पे क्या की है, योजना प्रारंभ करी है। इसमें क्या है, एक ऐप बनाया है उत्तराखंड में, ठीक है, और इसमें क्या करना है, बिल अपलोड करना है GST का, और बिल लाएंगे तो यहाँ पे इनाम दिया जाएगा। ऐसी यहाँ पे इन्होंने योजना प्रारंभ की है। 31वां प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया अक्टूबर में। तो ये तो काफ़ी सरल है, तो मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। अगला देखते हैं 32वां, दिग्गज अभिनेता अरुण बाली का माइस्थेनिया ग्रेवियस नामक बीमारी से निधन हो गया। उन्होंने किस फिल्मों में काम किया था। महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है लगभग, ठीक है, नहीं है महत्वपूर्ण, तीनों पिक्चरों में इन्होंने वैसे काम किया था। लेकिन जो ये बीमारी है, देखिए माइस्थेनिया ग्रेविस, ये बीमारी क्या है, किससे रिलेटेड है, तो मांसपेशियों में कमजोरी हो जाती है। देखिए मांसपेशियों में इतनी कमजोरी हो जाती है कि शारीरिक गतिविधियां करना भी मुश्किल हो जाता है व्यक्ति के लिए। तो इससे यानी कि ये प्रश्न बन सकता है यहाँ से भी, मांसपेशियों से रिलेटेड। अगला देखते हैं यहाँ पे 35वां प्रश्न, ठीक है, हाल ही में उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ किस नगर में किया गया। तो देहरादून में किया गया। तो डायरेक्ट यहाँ पे प्रश्न बन सकता है, कहाँ से, उत्तराखंड में इस योजना का प्रारंभ हुआ है और 29 अगस्त 2022 को ये योजना प्रारंभ हुई राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर। यहाँ पे 8 से 14 साल के जो खिलाड़ी हैं उनको प्रत्येक माह 1500 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी ताकि वो अपने खेल में बेहतर सुधार कर सकें। और 14 से 23 साल के खिलाड़ियों के लिए भी कुछ छात्रवृत्ति रखी गई है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ 29 अगस्त 2022। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री को क्या दिया गया है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। तो तीरथ सिंह रावत, आसान सा प्रश्न है, तीरथ सिंह रावत को दिया गया। और क्यों दिया गया, राजनीतिक व सामाजिक कार्यों के लिए इनको एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। और यहाँ पे हाँ ठीक है, ये 45वां प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा प्राकृतिक स्थलों को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो देखिए पिंडारी ग्लेशियर और बागची बुग्याल को यहाँ पे क्या किया गया, ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। तो पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर में सभी को पता है, और बागची बुग्याल कहाँ है, चमोली में। तो ये सरल सा प्रश्न हो जाएगा आपके लिए। 46वां देखिए प्रश्न है, रसायन शास्त्र का नोबेल। इसमें मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। देखिए दोस्तों, आपके करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अच्छे टॉपिक आप कवर कीजिए। देखिए जैसे अभी नोबेल पुरस्कार है, जरूर आप पढ़ के जाइए। वो केवल रसायन शास्त्र की बात नहीं है, रसायन की बात नहीं है, केवल भौतिक हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, जो भी है रसायन, ये वाला टॉपिक आप खुद से पढ़ लीजिएगा। नहीं आपके पास मतलब आपको याद करने का मतलब एक ट्रिक से भी अगर मैं समझाना चाहूँ तो मैं सोच रहा हूँ इस पर एक वीडियो बनाऊँ, लेकिन देखता हूँ आप लोग अगर पढ़ रखा है आपने पहले से तो ज़्यादा मैं इस पर समय अपना खर्च नहीं करना चाहूँगा। देखिए लास्ट प्रश्न देखते हैं, T20 मैच खेलने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया है। तो रोहित शर्मा यहाँ पे पहले खिलाड़ी हैं जो T20 के 400 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं।
अगर हम बात करें दुनिया में सबसे ज़्यादा T20 मैच किसने खेले हैं, तो पोलार्ड ने खेले हैं। ध्यान रखेंगे, पोलार्ड ने खेले हैं, 614 मैच खेले हैं। वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं पोलार्ड, और इन्होंने T20 में सबसे ज़्यादा मैच खेले हैं। और भारत से देखिए पहला खिलाड़ी जिसने 400 खेले हैं वो कौन है, रोहित शर्मा। तो ठीक है दोस्तों, अक्टूबर के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। मैं दृष्टि की मैंने इस बार करंट अफेयर्स करवाई है। नवंबर से मैं कुछ मात्र ये मान के चलिए 15 से 20 प्रश्न केवल करंट अफेयर से फोकस करना चाहूँगा, उत्तराखंड के 15 से 20 प्रश्न, इससे ज़्यादा नहीं। और उन्हीं से रिलेटेड जो जानकारी होगी मैं आपको बताऊँगा। और 15 से 20 प्रश्न हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय स्तर के, और 15 से 20 प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। तो मिनिमम ज़्यादा महीने के 100 प्रश्न हमें करने हैं, इससे ऊपर हमें नहीं पढ़ना है करंट अफेयर्स। ये मैं बार बार बात बोलता हूँ, क्योंकि इतना आप समय बर्बाद करेंगे करंट अफेयर्स के ऊपर तो और सब्जेक्ट पे आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। और जो प्रश्न मैंने पहले वीडियो में पूछे थे तो आप जरूर वहाँ पे जाएं, उस वीडियो को देखें और कमेंट करें। धन्यवाद।